स्पूकी स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाकर हमारी दूसरी कहानी जरूर देखें और सुने, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। हमारी आज की ये कहानी अंशुमन की है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम अंशुमन है और उस घटना के बाद मैं अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दिया। ये बात आज से 45 साल पहले की है। मेरे छोटे भाई का नाम प्रेम था। मुझे और मेरे भाई प्रेम को घूमने का बहुत शौक था। हम अक्सर अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल ही जाते थे, लेकिन इस बार हमें क्या पता था कि मैं अपने छोटे भाई को हमेशा के लिए खो दूंगा या फिर वो मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ जाएगा। 4 लोगों का ग्रुप था जिसमें मेरा भाई भी था। हम घूम के अपने घर ही आ रहे थे, तभी हमारी कार एक सुनसान रास्ते में खराब हो गई और हमें लेट भी हो चुका था। और उस समय बारिश का मौसम भी था, तो जोरदार बारिश का भी आना शुरू हो गया था। अब रात के 10 भी बज चुके थे और अब भी हमारा घर कुछ 2 घंटे की दूरी पर था। हमारी जहां पर कार खराब हुई थी वहां पर ना तो कोई लाइट थी और ना ही कोई इंसान। हमारे चारों तरफ बस अंधेरा ही था। हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारी कार स्टार्ट ही नहीं हुई। इसके बाद तभी ही हमारे दोस्तों में से एक ने कहा कि एक बार कार को धक्का लगाकर देखते हैं। हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, इसके बावजूद गाड़ी चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब हम ये सोच रहे थे कि अगर आसपास से कोई दूसरी गाड़ी अगर गुजरेगी तो उसे लिफ्ट मांग लेंगे, लेकिन कोई भी गाड़ी आसपास नहीं दिखी। हम आप करते तो क्या करते हैं, और बारिश भी काफी जोरों की हो रही थी। इसीलिए हमने सोचा कि कार के अंदर ही बैठकर इंतजार करते हैं। फिर कुछ समय के बाद बारिश रुक जाएगी तो आगे जाकर किसी से मदद मांग लेंगे। और फिर कुछ 1.5 घंटे के बाद बारिश धीमी हुई। फिर हम कार सोते और आसपास देखने लगे। दूर एक जगह पर हमें शायद लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी या दिया था, पता नहीं, लेकिन साफ नहीं दिख रहा था। हम उस लाइट के पास चले गए। हम जब उस लाइट के करीब पहुंचे तो हमने देखा वो एक छोटी सी झोपड़ी है और उस झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई रहता है, लेकिन उस झोपड़ी का दरवाजा बंद था। मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है क्या अंदर? हमें मदद चाहिए। मेरी आवाज लगाते ही उस झोपड़ी में से एक आदमी आया और उसने हमें देखकर कहा, अंदर आओ, मुझे मालूम है कि तुम भी इस जगह पर फंस गए हो। उसके इतना कहते ही मेरे भाई ने तुरंत कहा, आपको कैसे मालूम? तो उस आदमी ने कहा, यहां इस रास्ते पर हर कोई फंसता है और आखिर में वो मेरी झोपड़ी में ही आता है। चलो तुम सब यहां आराम कर लो, मैं तुम सबके लिए कुछ चाय नाश्ता का बंदोबस्त करता हूं। फिर कुछ देर बाद उस आदमी ने चाय लाई। हम सब चाय ही पी रहे थे तो उस आदमी ने कहा, अब तुम सब आज रात यहीं पर रहो, कल सुबह होते ही चले जाना, पर यह रास्ता रात को तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब रात के कुछ 1 भी बज चुके थे। इसके बाद में वो आदमी कहने लगा कि तुम में से कोई भी झोपड़ी के बाहर मत जाना। हमने उस आदमी की बात मान ली और उसी झोपड़ी में ही रुक गए और वो आदमी भी दरवाजा बंद करके दरवाजे के पास एक टेबल रख दिया, मानो कि उसे ऐसा लग रहा था कि रात में हम भाग न जाए। एक बार तो हमें ऐसा लगने लगा कि क्या पता ये कोई डाकू ना हो जो हमें लूट लेगा। फिर मेरे छोटे भाई ने कहा कि ये टेबल लगाने की क्या जरूरत है? वो कहने लगा, बस ऐसी ही। तभी ही हम चारों में से एक ने कहा, धीरे से, हो सकता है कि इसे डर हो कि झोपड़ी के अंदर कोई ना आ जाए, इसीलिए इस आदमी ने टेबल लगा दिया है। फिर उस आदमी ने कहा, देखो मैं वापस से दोबारा कह रहा हूं, कोई भी इस झोपड़ी के बाहर मत जाना। हमने कहा ठीक है। फिर वो आदमी भी अंदर ही था। हमें नींद तो आ नहीं रही थी। उसी झोपड़ी में ही एक छोटा सा कमरा भी था। कमरा क्या था, मानो छोटी सी जगह थी। वो उसके अंदर चला गया और फिर हम सब लेट गए। हमें नींद तो नहीं आ रही थी कि तभी मेरे छोटे भाई ने कहा कि भाई मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, क्या बात है? वो कहने लगा कि भाई मुझे घुटन सी होने लगी है। इसके बाद मेरा भाई अपनी जगह से उठकर दरवाजे के पास वाला टेबल हटाया और बाहर जाने लगा। वो आदमी अंदर से मानो एकदम से आ गया और मेरे भाई को बोला,
मैंने मना किया था ना कि बाहर मत जाना। इस बार वो काफी गुस्से में लग रहा था। मेरे भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया और सीधा बाहर चला गया। भाई के बाहर जाते ही उस आदमी ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और वहीं टेबल वापस से दरवाजे पर लगा दिया। मैंने बोला, अरे भाई, मेरे भाई को तो आने दो अंदर। तो उस आदमी ने बोला, अब तुम्हारा भाई नहीं बचेगा। ऐसा कहते ही बाहर से मेरे भाई की आवाज आई। मेरा भाई बचाओ बचाओ कहकर जोर जोर से चीखे मार रहा था। मैं अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो उस आदमी ने बोला, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया तो वो सब कुछ जान से मार देगा। और फिर मेरे भाई की आवाज आना एकदम से बंद हो गई। फिर मैं वापस अपनी जगह पर आके बैठ गया और यही सोच रहा था कि पता नहीं मेरे भाई के साथ बाहर क्या हो रहा होगा। मैंने दोबारा भी कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन तभी मेरे दोस्तों ने कहा, अरे यार, तेरी वजह से हम सब मारे जाएंगे, प्लीज दरवाजा मत खोल। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। मेरे आंखों से आंसू जा रहे थे। बस यही सोच रहा था कि बाहर मेरा भाई किस हाल में होगा और पता नहीं कैसे अपने आप मेरी आंख लग गई। फिर सुबह में जब हमारी आंख खुली तो हमने अपने आप को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। हम हैरान हो गए कि रात में तो हम सब झोपड़ी में थे, तो हम जमीन पर कैसे आ गए और वो झोपड़ी कहाँ चले गए। वो आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी जो थोड़ी दूर पर ही थी और उसमें से खून निकल रहा था। मैं ये सोचने लगा कि वो क्या है और यही देखने के लिए उस चीज के पास गया। मैंने जैसे ही वो चीज को देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैंने देखा मेरा भाई का सर पड़ा हुआ था। वो और सर के साथ पैर भी पड़े हुए थे और मेरे भाई का पूरा शरीर कटा हुआ था, मानो जैसा किसी जानवर ने मेरे भाई को खाया हो और खा के सर को धड़ से अलग कर दिया हो। ये देखकर मैं वही मानो चक्कर खाकर गिर पड़ा और जब मुझे होश आया तब मैं वहां बैठकर रोने लगा। यही सोचने लगा कि किसने मेरे भाई की जान ले ली और वो आदमी किसकी बात कर रहा था। इतने में हमारे पास एक बूढ़ा इंसान आया और उसने कहा, ये सब उस शैतान ने ही किया है। मैंने बोला, शैतान मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? तो वो बूढ़े इंसान ने कहा कि इस रास्ते पर रात के 1 बजने के बाद जो भी आता है या यहां से गुजरता है तो वो शैतान उसे जान से मार देता है। मेरे एक दोस्त ने कहा, अंकल, यहां पे एक झोपड़ी थी और अब वो नहीं है। हम रात में उसी झोपड़ी में रुके थे। उस झोपड़ी में एक आदमी भी था और उसने हमें मना किया था कि 1 बजने के बाद इस झोपड़ी से बाहर बिल्कुल मत जाना। उस आदमी की बात नहीं मानी और उसके भाई ने झोपड़ी से बाहर कदम रख दिया और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। अब हमारी जब आंख खुली तो हमने देखा कि वो झोपड़ी नहीं है और वो आदमी भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, वो आदमी एक भला और अच्छा इंसान था। एक दिन उसकी भी यही शैतान ने जान ले ली थी। उस दिन के बाद से वो आदमी बेकसूर लोगों की जान बचाता है। जो भी रास्ते पर फंसता है तो वो आदमी उन लोगों को उस शैतान से बचाता है और उसने तुम लोगों की जान भी बचाई। फिर वो बूढ़ा आदमी हमारे पास से चला गया और फिर मैं अपने भाई का वहीं अंतिम संस्कार करके अपने घर आ गया। उस दिन के बाद से मैंने मानो घूमने या फिरना एकदम से ही छोड़ दिया था। मुझे आज भी अफसोस है। काश उस रात में अपने भाई को बचा लेता या फिर मेरे दोस्त मुझे बाहर जाने से नहीं रोकते। एक बात मैं आप लोगों को और बता दो दोस्तों, हालांकि उसके बाद भी लगभग 2-4 साल तक मैं उस जगह पर जाकर उस शैतान को कैसा खत्म किया जाए ये सोचता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ में आया। आज तो काफी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है और क्या पता वो शैतान आज भी है या नहीं। उस घटना के बाद मुझे अच्छे से याद है कि हम सभी वो जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और आज तक हम कभी वहां नहीं गए। वो जगह आप मेरे घर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। इसीलिए ना तो मैं उस जगह जाता हूं और ना ही उस जगह के बारे में सोचता हूं। तो दोस्तों, ये थी अंशुमान की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। हमारी अगली कहानी राहुल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है, मैं असम से हूं। ये जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं, इस कहानी को मेरी दादी ने बताया था, जो उनकी बहन के साथ हुआ था। अब आगे की घटना मैं आप लोगों को मेरी दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। बहुत सालों पुरानी बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। हमारे घर के कुछ ही दूर एक बड़ा सा तालाब था जहां पर हम मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे।
ज्यादातर मैं और मेरी बड़ी बहन इस काम के लिए जाते थे। एक दिन हम दोनों उसी तालाब से थोड़ी दूर बैठकर बात कर रहे थे। तभी मैंने बोला उसको कि हम कल सुबह जल्दी मछली मारने के लिए जाएंगे। तभी ही मेरी बड़ी बहन ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। और फिर उसी दिन कुछ ऐसा भी हुआ कि मैं गांव की एक दोस्त के घर पे जाने वाली थी, वो भी रुकने के लिए। मेरी बड़ी बहन ने कहा कि तू एक काम करना, तू आज घर पे नहीं रहेंगी तो सुबह भी जल्दी नहीं उठ पाएगी। एक काम करना कि तू मुझे अपने घर पर आकर ही बुला लेना, फिर साथ में मछली के लिए चले जाएंगे। मैंने भी इस पर हाँ कह दी। उसके बाद शाम हुई तो मैं अपनी सहेली के घर पर चली गई और जो मेरी बड़ी बहन थी वो अपने घर चले गई। दूसरे दिन से मेरी बहन की तबीयत खराब होने लगी। फिर जब कुछ दिनों के बाद वो ठीक हुई तो उन्होंने सबको एक भयानक घटना के बारे में बताया जो कि उनके साथ उसी दिन घटी थी। जिस दिन सुबह हम मछली पकड़ने के लिए जाने वाले थे। और ये जो घटना है दोस्तों, ये मेरी दादी की बड़ी बहन के साथ हुई थी। तो मैं अब यहां से उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताता हूं। फिर वो कहने लगी मेरी दादी से कि जब तू चली गई और मुझे दूसरे दिन सुबह मछली के लिए कहा था कि हम जल्दी चले जाएंगे तो मैं जल्दी सो गई। दूसरे दिन सुबह मुझको किसी ने आवाज दी। आवाज सुनकर मुझे लगा कि शायद तू है, क्योंकि उस जमाने में हमारे घर पे घड़ी नहीं हुआ करती थी तो समझ ही नहीं आता था कि क्या समय हो रहा है। आवाज सुनकर जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा कि तू घर के मेन दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़ी है और मुझे आवाज दिए जा रही थी। मैं हैरान हो गई थी कि इतनी जल्दी तू सुबह उठकर आ गई और मैंने तुमको भी बोला कि एक काम कर, अभी तो सही समय नहीं है जाने का, तू भी घर पर आकर कुछ देर के लिए सो जा, फिर हम बाद में साथ में चले जाएंगे। तो तूने कहा नहीं, बाद में गांव के बाकी लोग भी आ जाएंगे तो मछलियां कम मिलेंगी। तेरी जीत के आगे मैं हार मान गई और जाने के लिए तैयार हो गई। मैं मछली मारने के लिए जो भी सामान चाहिए था वो सब ले लिया। उन सभी को लेकर तेरे पीछे चलने लगी। कुछ समय के बाद मैंने नोटिस किया कि तू पहले से कुछ अजीब तरीके से चल रही थी और तुम मेरे से कुछ आगे थी, यानी कि साथ में नहीं चल रही थी। इससे पहले हम जब भी मछलियां मारने के लिए जाते थे तो तू हमेशा ही मेरे साथ चलती थी और हम दोनों एक दूसरे से बातें करते करते वहां तक पहुंचते थे। लेकिन इस बार पता नहीं तुझे क्या हुआ था कि तू मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। एक बात मैंने ये भी नोटिस किया कि तेरा शरीर मानो अजीब सा लग रहा था। इसी के साथ साथ तेरे शरीर में से मछलियों की बदबू आ रही थी। मुझसे थोड़ा ही आगे थी फिर भी मैं मछली की बदबू बिल्कुल साफ सूंघ पा रही थी। तुझको मैंने आवाज भी लगाई कि तू ये मेरे साथ क्यों नहीं चल रही, आगे आगे चल रही है, लेकिन तूने मानो एकदम से अनसुना कर दिया और बस चलते रही। चलते चलते हम तालाब के पास भी पहुंच गए और जैसे ही हम तालाब के पास पहुंचे तो मैंने देखा कि तू झट से जाकर तालाब के एकदम बीचों बीच चले गई। मैं ये देखकर एकदम डर गई कि तू डूब न जाए, इसीलिए मैं तुझको किनारे पर आ जाने के लिए आवाज देने लगी। तो इस बार भी मेरी आवाज को अनसुनी कर रही थी। और एक बात मैंने गौर किया वो ये था कि तू जमीन पर जैसी थी पानी पर भी वैसी ही थी। मतलब तालाब में जाने पर गहराई के कारण लोगों की हाइट कम जैसी लगती है, लेकिन तेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐसा कई बार मुझे लगने लगा कि तेरे तालाब के अंदर तेरे पैर नहीं बल्कि पानी के ऊपर तेरे पैर है। अभी ये सब मैं देखकर समझने की कोशिश ही कर रही थी कि मुझे एक और बड़ा झटका लगा। मैंने देखा कि तेरी एक अजीब सी हरकत वो ये थी कि तूने पानी में हाथ डाला और एकदम से एक बड़ी मछली पकड़कर निकाल दी। हद तो तब पार हो गई जब तू मछलियों को कच्चा ही चबाकर खा रही थी। तू एक के बाद एक मछली कच्ची ही ऐसे ही खाने लगी, जैसे तेरे को बरसों के बाद मछली मिली हो और तू मछली की भूखी हो। ये देखकर मैं थोड़ा पानी के अंदर जाकर तुझे आवाज देने लगी और ऐसा ना करने को कहा। जब तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझको गुस्से से चिल्लाने लगी। जब मैंने ऐसा किया तो तू मेरी तरफ एकदम गुस्से में देखने लगी, जैसा कि तू वो कच्ची मछलियों को खा रही थी वैसा ही तू मुझे भी चबाकर निगल जाना चाहती हो। तभी शायद मुझे समझ में आ गया था कि तू कौन है। मैं घबराकर पीछे आने लगी। जब मैं पीछे पलटकर भागने लगी तब तू मेरी एकदम पता नहीं कैसे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर तो ऐसा लगने लगा कि आज मेरी मौत पक्की है। इतना सोचा ही था कि तूने मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी खुद को छुड़ाने की। मैं सच में कुछ बोल भी नहीं पा रही थी।
शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। उसी समय एक मछुआरा उस तालाब के पास शायद मछली के लिए आया हुआ था। जब उसने मुझको इस हालत में देखा तो वो चिल्लाने लगा और मेरे पास आकर मुझको तुझसे छुड़ाने लगा, जो कि तूने मेरा गला जोर से पकड़ रखा था, फिर भी तुम उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उस मछुआरे ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला और जब वो निकाला उन्होंने तो मानो एकदम से तू डर गई और मेरा गला छोड़कर तू दूर चली गई। उसके बाद उस मछुआरे ने उस चीज को जब तेरे ऊपर फेंकने ही वाला था तो तू जाकर पानी में जंप लगा दी और एकदम से गायब हो गई। हालांकि मैं जानती थी कि तू मेरी बहन नहीं है, फिर भी तुझको ऐसा जंप लगाता हुआ देखकर मैं तेरा नाम लेकर थोड़ा और आगे जाने लगी तो उस मछुआरे ने मुझे रोका और कहा कि वह तुम्हारी बहन नहीं है। तुम्हारी बहन मेरे घर पर है, जो मेरी बेटी के साथ आराम से सो रही है। उसको मैं कुछ और पुष्टि की वो बोला, यहां से चलो, रास्ते पर सारी बातें बताता हूं। कुछ दूर आने के बाद उसने मुझे बोला कि वो दरअसल कोई इंसान नहीं थी, वो एक बाघ था। तुम्हारी बहन का रूप लेकर तुमको मारने आया था। आज मैं ना होता तो तुम्हारी जान पक्का चले जाती। दरअसल इतनी सुबह में वहां कोई आता जाता नहीं था। और फिर वो बोलने लगा कि तुम्हारी बहन भी मेरे घर पर है और इसीलिए मैंने सोचा कि कल तो मछली मिली नहीं थी तो आज जल्दी जाकर मछली पकड़ कर लाता हूं, तुम्हारी बहन को भी खाने मिल जाएगी। इसी के साथ वो मुझसे कहने लगा कि मैं आज जो इतनी सुबह आया, मैं कभी भी इतनी सुबह नहीं आता हूं। मेरा सुबह आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आज मछली पकड़ने का था, लेकिन मैं जब आया तो आते समय साथ में सरसों लेकर आया था, क्योंकि मैं इस बाघ के बारे में बहुत पहले से जानता था और सरसों की वजह से ही वो आज तुम्हें छोड़कर भाग गई, वरना तुम्हारे साथ तो मानो आज मेरी भी मौत पक्की थी। उसकी बात सुनकर मेरा शक सही निकला कि वो मेरी छोटी बहन नहीं थी। मुझे याद आया कि कल जब हम तालाब के पास दूसरे दिन मछली मारने की बात कर रहे थे तो शायद उस शैतान ने हमारी बात सुन ली थी और मेरी छोटी बहन का रूप खुद धारण करके मुझको मछली पकड़ने के लिए बुला लिया, और वो यही चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं तो तब वो मुझे जान से मार दे। जब इस बात को मैं उस मछुआरे से कहने लगी तो उन्होंने मुझे ऐसी सुनसान जगह पर जाने के लिए मना किया और ऐसे तालाब पर सुबह आने के लिए भी मना किया कि कभी भी अकेले ऐसी जगहों पर बिल्कुल मत जाना। फिर मैं उससे कहने लगी कि सुबह मैं मछली पकड़ने इसके लिए भी आती हूं, क्योंकि अगर लेट हो जाता है तो सभी गांव वाले आ जाते हैं और मछली नहीं मिलती। तो वो मुझसे कहने लगा कि अगली बार जब भी इतनी सुबह आना हो तो अपने साथ सरसों को याद से लेकर आना। दोस्तों, अब यहां से मैं आप लोगों को दोबारा मेरे दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। जब मेरी बहन ने ये बात खत्म किया तो मैं बहुत रोने लगी। दरअसल उस दिन मैं मछली मारने को गई ही नहीं थी, क्योंकि मैं पिछली रात सहेली से बातें करते करते बहुत देर में सोई थी। उस दिन के बाद हमने मछली मारने के लिए जाना, वो भी इतनी सुबह, बिल्कुल बंद कर दिया। घरवालों ने भी बहुत डांटा। तब से लेकर आज तक उस शैतान का सामना हमारे घर के किसी भी मेंबर से नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी इनकी कहानी। अब मैं आप लोगों को बाघ शैतान के बारे में कुछ बताता हूं। असल में बहुत कहानियों हैं। कुछ लोग इसको भाग के कर बुलाते हैं, जो कि बाघ का मतलब हिंदी में टाइगर होता है, लेकिन ये बाघ नहीं, ये बाघ हैं BAA के। और कई लोग इसे बाघ भूत कहकर भी बुलाते हैं, लेकिन हम जैसे सोचते हैं कि इंसान मरने के बाद भूत बन जाता है, ये वैसे नहीं है। पुराने समय से ही असम में शायद हर जगह बाघ के बारे में जाना जाता था। दरअसल ये शैतान पानी पर ही रहते हैं और कच्ची मछलियां ही खाते हैं। लोग कहते हैं कि उसका कोई रूप नहीं होता या फिर उसका कोई शरीर नहीं होता, वह काला धुआं जैसा दिखता है। वह इंसानों का रूप ले सकता है और कभी कभी तो वो किसी भी इंसान की बिना मतलब जान ले लेता है। कहा जाता है कि उसकी बगल के पास कुछ बैग जैसा होता है, अगर कोई उसे चुरा ले, जैसा चुड़ैल की जान उसकी छोटी में होती है, वैसा ही अगर कोई उस बैग को चुरा ले और चुराकर छुपा ले तो ये बाघ नाम का शैतान जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम बन जाएगा, लेकिन उस बैग को सरसों से ही ढाक कर रखना होगा। कुछ आसामी ऐसे भी है जो ये भी कहते हैं कि वो मछली पकड़ने वाले नेट से भी डरता है। इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानता। दोस्तों, ये थी आज की सभी कहानियों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इनमें से जो भी कहानियों आप लोगों को अच्छी लगी हो, उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और हाँ,
चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।